जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी केमिस्ट्री की क्लास लेने वाले हैं जिसमें हम राउल्ट का वाष्पदाब का नियम पढ़ेंगे। बीच में कुछ क्लासेज आपकी नहीं हो पाई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। राउल्ट का वाष्पदाब नियम, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें केवल प्रेशर के बारे में बात होगी, प्रेशर के बारे में, ठीक है। आज हम पहले सूत्र लिखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन समझेंगे। सूत्र होता है P अनुक्रमानुपाती XA, और जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है तो P इक्वल टू अनुक्रमानुपाती का नियतांक हटाने के लिए एक नियतांक रखा जाता है, उसका क्या नाम है, KH। XA के लिए XA, ये हो गया, ये हो गया दाब, ये हो गया समानुपातिक नियतांक, और ये हो गया हमारा, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा, मोल प्रभाव, ठीक है। मोल प्रभाव निकल गया हम लोग का यहाँ से। तो इसका क्या मतलब होता है, दाब, और इसका क्या मतलब होता है, XA का अर्थ होता है मोल प्रभाव। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्पदाब उसके मोल प्रभाव, मोल प्रभाव हम कहते हैं इसे, इसके मोल प्रभाव के सीधा, इसको क्या कहते हैं, समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता। इसमें कोई दिक्कत है आप सभी को, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा एकदम। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं। सूत्र होता है P अनुक्रमानुपाती XA। P से क्या होता है, प्रेशर, बोले तो दाब। XA क्या होता है, ये मोल प्रभाव, यहाँ पे लिखा हुआ है मोल प्रभाव हो गया। P, इसको हटाने के लिए एक नियतांक क्या आएगा, KH, जिसका समानुपातिक नियतांक कहते हैं। XA को मोल प्रभाव, P को दाब, और इसको हटाने के लिए क्या आएगा, इक्वल टू का निशान और एक नियतांक लगेगा, इतना ही केवल याद रखना। उसके बाद P के लिए दाब, किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्पदाब, उसके मोल प्रभाव, ये मोल प्रभाव है, मोल प्रभाव के सीधा समानुपाती होता है, इतना ही है इसमें। उसके बाद आइए इसका क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। हम 1 मिनट क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। N2 का आंशिक वाष्पदाब 0.987 बार है। बार ये उसका दाब का मात्रक होता है, लिख लीजिए यहाँ पे, दाब का मात्रक। बार ए से भी लिख सकते हैं या बार ए से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे एक कोने में लिख दीजिएगा नोट बनाकर। दाब को किससे लिखते हैं, आपको बताए थे, P से लिखा जाता है। दाब किससे लिखते हैं, P से। तो P इक्वल टू कितना दिया है, 0.987 बार। इसी तरह तथा 293 डिग्री K का मतलब केल्विन होता है वहां पे। पर N2 के लिए KH का मान कितना है, यहाँ पे लिखिए KH इक्वल टू 76.48 किलो बार। ये K का मतलब होता है यहाँ पे केल्विन, और ये K का मतलब होता है किलो। ये देखिए यहाँ पे ये जो मात्रक दिए हुए हैं पीछे, ये केवल बार बार बराबर है, बार बार, और ये K जो है, यहाँ पर K का मतलब क्या है, किलो। तो किलो के स्थान पर किससे गुणा करेंगे, 76.48, K के स्थान पर किसका गुणा हो जाएगा, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 से गुणा कर देंगे।
दशमलव हटाया, कितने जीरो बनेंगे? 2। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा? 76480। अब ये किसमें हो गया? बार। अब देखिए यहाँ पर भी बार है और यहाँ पर भी बार है। अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? P इक्वल टू KH इंटू XA। P की वैल्यू कितनी है? इससे रखिए, आप लोग भी साथ ही साथ हल कीजिएगा। 0.987 इक्वल टू KH की वैल्यू कितनी है? ये वाली रखेंगे अब 73 ये XA है, ठीक है। अब ये गुणे में है, इतना इधर आगे क्या हो जाएगा? भाग में। 0.987/7/648 0 इक्वल टू XA। इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे तो दशमलव यहाँ पर लगेगा। इस दशमलव को उठा के कहाँ करेंगे? 5 अंक पीछे, तो किससे गुणा हो जाएगा? 5 अंक से। 0.987/0.7648 0 × 10⁵ इक्वल टू XA। दशमलव यहाँ पर है, यहाँ पर के बाद कितना आगे चला है? 1 2 3 4 5 अंक चला तो 10⁵5। 3 अंक चलते तो 10⁵3। 4 अंक चलते तो 10⁵4। अब यहाँ से दशमलव हटा, यहाँ से दशमलव कट गया। दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने अंक हैं? 1 2 3। कितने जीरो बटेंगे यहाँ पे? 2 जीरो। 1 और 1 2। 1 जीरो साथ ही साथ कट गया। यहाँ पर आ जाइए, इसको मिटा रहे हैं, इधर आ जाइए। 9870/7648। ये गुणा 10⁻+5 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻−5 इक्वल टू क्या चल रहा है? XA। अब यहाँ से हल कीजिए। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेशन कीजिए इसका। कैलकुलेशन कीजिए, हमको बताइए। इसको पहले 2 के पहाड़े से काट दीजिए, सरल हो जाए। 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। उसी तरह इसको भी काटिए 2 के पहाड़े से। 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 जाएगा, फिर 2 पंचे 10। अब तो नहीं कट रहा, इसको उतार लीजिए। 4935/382 इक्वल टू 10⁻−5 बराबर XA। अब इसको भाग देंगे तो बता रहे हैं कितना आएगा। हल कीजिए। एक 1.29 गुणे 10⁻−5 इक्वल टू XA। बस इतना ही सॉल्यूशन है। आंसर समझ में आ गया? आइए इसके आगे एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, ये दूसरे टाइप पर रहेगा, इसको नोट कीजिए। अब एक नोट लिखिए आप लोग। पहले तो एक चीज समझ लीजिए, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। डिफरेंस समझिए इसमें। मान लीजिए यहाँ पर वो है, समानुपाती में क्या था? XA। और कहीं ये व्युत्क्रमानुपाती होता तो P अनुक्रमानुपाती 1/XA। व्युत्क्रमानुपाती में केवल उल्ट जाएगा, पलट जाएगा,
और समानुपाती में दोनों स्थान समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक है, हर में तो एक ही होता है ना जब कुछ नहीं है, यहाँ पर भी एक ही होना चाहिए। इतना समझिए, समानुपात में होना चाहिए। अब यहाँ पर समझिए, अगर P मतलब दाब जब बढ़ेगा तो XA क्या होगा, जब दाब जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब जो इसके साथ करोगे वही इसके साथ भी होगा, जो इसके साथ होगा वो इसके साथ होगा, जो इसके साथ होगा वो इसके साथ होगा। अब अगर इसको हम कम कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, कम होगा। इतना समझिए। लेकिन इसमें विपरीत होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ गए, इतना ही डिफरेंस है। और आपको सूत्र क्या लिख पाया गया है, ये वाला सही है और ये वाला एग्जाम्पल के लिए ले लिया, ये जो सूत्र है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर एक नोट डालिए, दाब बढ़ाने पर, ये P मतलब क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर बोले तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, मोल प्रभाव बढ़ता है ना। लिख लीजिए, दाब बढ़ाने पर मोल प्रभाव बढ़ता है, ठीक है। और वहीं पर उल्टा कर दीजिए, किसका, नोट नंबर 2 डाल दीजिए। नोट नंबर 2 में क्या रहेगा, नोट नंबर 2 में ये हो जाएगा। सूत्र हमने क्या पढ़ा था, इसको मिटा रहे हैं अभी। सूत्र हमने पढ़ा था P = KS × XA। अब KS जुड़े में है, इधर आगे कहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड कीजिए, P अपॉन KS = XA। मतलब XA बढ़ाओगे तो KS क्या होगा, घटेगा, और XA अगर घटाओगे तो KS बढ़ेगा। ये समझ गए। नोट नंबर 2 में ये लिखना है कि KS का मान कम करने पर KH का मान कम करने पर विलेयता बढ़ती। केस का मान कम करोगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये दो नोट मतलब नोट अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके आगे हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे इस पे, अभी आपका जो डाउट हो क्लियर हो जाए। हम साइड में स्क्रीनशॉट लेना, हम ले लीजिए। क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं तब तक आपका। इसको रोक दें। आइए आपका क्वेश्चन देखते हैं। यदि XYZ किसी 3 गैस होगा, 3 प्रकार के गैस हैं, मतलब एक डब्बा है, इसमें गैस X है, इसमें Y है, इसमें Z है। 3 प्रकार के गैस हो गए। इस पर KH का वैल्यू कितना है, KH इक्वल टू कितना है, 20, फिर KH इक्वल टू 30, फिर KH इक्वल टू 40। तो विलेयता सबसे कम पूछा है, सबसे कम विलेयता किसमें है। तो आप पहले हमें ये बताइए, यहाँ पर नोट नंबर कौन सा लगेगा, पहला लगेगा कि दूसरा लगेगा। दोनों सूत्र भी लिखे दे रहे हैं आपके लिए।
P अनुक्रमानुपाती XA, फिर P अनुक्रमानुपाती इसको बोलते हैं KH और XA। आप हमें ये बताइए कि कौन सा लगेगा, पहला लगेगा या दूसरा लगेगा? तो यहाँ पे कौन वाला लगेगा? देखो विलयता मतलब इसका ताल्लुक किससे है? ये इस वाले XA से है और इस वाले KS से है, क्योंकि KS की वैल्यू दी रखी है और XA का मान विलयता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमसे पूछा गया है विलयता सबसे कम, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होगा तो KH की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब जिसका KH का मान सबसे अधिक होगा उसी की विलयता क्या होगी? सबसे कम होगी। KH का वैल्यू जितना अधिक होगा विलयता उसकी सबसे कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सी वाला। मतलब 30 छोटा है, 20 भी छोटा है 40 से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। और ये क्या कह रहा है? तो एकदम बेकार ही है, KH पर विलयता निर्भर ही नहीं करती है। आपने नहीं पढ़ा है ये भी, समझ में आ गया? अब इसका क्वेश्चन हमें बना रहे हैं, आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? ये सब आप फिर से लिखेंगे। अब ये बताइए कि अधिक किसकी होगी? कम तो पता चल गया कि किसकी होगी, अब बताइए अधिक किसकी होगी, ये हमें क्लियर करिए। बताइए, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, इसके बाद हम बताएंगे। चलिए अब हम बता रहे हैं। देखिए विलयता क्या पूछे? सबसे अधिक। सबसे अधिक मतलब XA का मान क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा, और KH का मान सबसे कम। तो सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है? 20 है कि 30 है कि यहाँ पे क्या लिखा था? 40 की 40 है सबसे छोटा। सबसे छोटा तीनों में कौन सा है? सबसे छोटा ये 20 तो है, तो कौन सा सही है? X वाला। और ज़्यादा वाले में क्या सही था? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? सी वाला यहाँ पे नहीं सही है, सी वाला पहले से। ये भी क्वेश्चन नोट कीजिए। अब बात करें राउल्ट के वास्तुदाब नियम की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन सा होता है? पहले ये समझ लीजिए 2 प्रकार, तो भी बाद में समझिए। विलयन कैसा होगा ये देखिए। विलयन में 2 चीज होंगे, एक PA होगा, एक PB। ठीक है, विलयन में कितने होते हैं? 2, विलय या विलायक। तो ये वाले को कहेंगे वाष्पशील, बोले तो PA। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? PB। ये पहला चीज है। तो इसका कुल वाष्प दाब कितना होगा? लिख लीजिए यहाँ पे, विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? P इक्वल टू क्या है? PA प्लस PB। विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा? PA प्लस PB। इतना क्लियर हो गया है आपको? अब दूसरा चीज इसमें क्या है? दूसरा ये है, दूसरा नोट करवाना पड़ेगा हमें, वो बता तो चुके ही हैं, आप लिख सकते हैं। आप फिर से लिख लीजिए एक बार दोबारा।
विलयन विलयन के वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव के सीधे समानुपाती होता है। ये देखिए हमने नोट नंबर 1 में आपको पहले ही लिखाया था, नहीं लिखाया था। देखिए पी जब निकालेंगे, पीए जब निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, पीए अनुक्रमानुपाती एक्सए की बात होगी, और इसको जब निकालेंगे तो पी अनुक्रमानुपाती पीबी वाला, ये पीबी वाला, तो पीबी अनुक्रमानुपाती एक्सबी, मतलब इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा और इसको घटाओगे तो ये भी घटेगा, इसको घटाओगे तो ये भी घटेगा, इसको बढ़ाओगे तो ये भी घटेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। यही दो लिखवाना था हमें इसमें, ये तो क्लियर होगा, इतना नोट कीजिए। उसके बाद हमने क्या कहा था, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं, देख लीजिए। पहला, जब ए व बी दोनों वाष्पशील हो, जब ए व बी दोनों वाष्पशील हो, ठीक है। इसको अभी बाद में समझेंगे, इसको लिखा लेने दीजिए। पहला ये है, दूसरा ये, दूसरा भी बता दें। इसमें जब भी आप पी निकालेंगे, पी की वैल्यू, तो पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी लिखना है, इतना याद रखिए। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा इसको नोट कीजिए। पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, ये पी ए के लिए हो गया, और पी बी जब लिखेंगे तो पी नॉट बी और एक्स बी, ये एक्स बी के टर्म में लिखा है और ये एक्स ए के टर्म में लिखा है, इतना केवल क्लियर रखिएगा बस। उसके बाद यहाँ पे लिखिए पी इक्वल टू पी ए का मान कितना है वहाँ पे, वो वहाँ वाले पे देखिए, पी ए का मान इतना तो है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए पी नॉट ये एक्स ए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर पी नॉट बी एक्स बी का एक्स बी, ये सूत्र बन गया। जब दोनों वाष्पशील रहेंगे तभी होगा। जैसे एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो दोनों हवा में उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते, और बिल्कुल उड़ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा, और अगला तो हम आपके लिए सिद्ध कर ही रहेंगे। नोट हो गया। आइए दूसरा सिद्ध करते हैं। इसको मिटाए हैं, चलिए मिटाते नहीं है। इसमें लिखिए जब ए अवाष्पशील व बी वाष्पशील, मतलब एक ये मार्कर डाल दीजिए, ये अवाष्पशील, ये उड़ेगा तो है नहीं, और एक
कोई भी गैस ले सकते हैं आप, ठीक है, यही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए इसको शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर पी ए प्लस पी बी लिखा गया था, इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। लेकिन यहाँ पर ए क्या है? अवाष्पशील, इसलिए इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये नियम किस पर लागू होता है? केवल वाष्पशील पदार्थों पर। यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, यह केवल वाष्पशील नियम, वाष्पशील पदार्थों के लिए लागू होता है। यह केवल वाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। यह केवल किस पर लागू होता है? वाष्पशील पदार्थों पर, इसलिए अवाष्पशील को क्या मान लेंगे? नगण्य। इसको ऐसे काट दीजिए। अब क्या लिखेंगे? P इक्वल टू पीवी। अब पीवी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था यहाँ पे? ये यही वाला है, यहाँ पे लिख लीजिए। P इक्वल टू, सूत्र क्या है देखिए बताइए, P नॉट बी प्लस P नॉट बी इंटू रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, XA हो जाएगा, ठीक है। अब XA हमने क्या आपको क्या बताया था? XA प्लस XB इक्वल टू किसके इक्वल टू 1। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप? XA की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखिए XA बराबर 1, ये प्लस में है, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, माइनस XA। इतना वैल्यू आपको समझ में आया। अब XA के स्थान पे यही वाला चीज उठा के रख दीजिए।